ऑफ है, दिमाग सबका ऑफ है, जमाना क्या कहेगा इसका ही तो सबको खौफ है। दब के जीते हैं, दबाने के ये आदी है। तो आज हम लोग बायोलॉजी के क्वेश्चन करेंगे जो कि 50 क्वेश्चन होंगे। और AKTU में जो बी फार्मा के एग्ज़ाम में, बी फार्मा और डी फार्मा के एग्ज़ाम में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए थे, तो वही हम लोग करेंगे। और डेली बाय डेली ऐसे हम लोग बहुत सारे पेपर कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मिलर के प्रयोग में कच्ची सामग्री थे। तो मिलर के प्रयोग में कच्ची सामग्री कौन कौन से थे? तो ध्यान देंगे, मिलर के प्रयोग में जो कच्ची सामग्री थे वो थे CH4, NH3, H2 एंड H2O। तो बी आंसर जो होगा वो अपना सही हो जाएगा, बी आंसर सही हो जाएगा, CH4, NH3, H2 एंड H2O। अगला क्वेश्चन देखेंगे, स्वतः जनन सिद्धांत की व्याख्या किसके द्वारा की गई थी? स्वतः जनन सिद्धांत की व्याख्या किसके द्वारा की गई थी? तो स्वतः जनन सिद्धांत की व्याख्या वान हेलमांटन के द्वारा की गई थी। तो इसको याद रखेंगे, वान हेलमांट। अगला क्वेश्चन है, कार्सिनोजन होता है। कार्सिनोजन क्या होता है? तो कार्सिनोजन एक ऐसा पदार्थ होता है जो कैंसर के कारकों में पाया जाता है। तो कार्सिनोजन क्या होता है? ऐसा पदार्थ होता है जो कैंसर के कारकों में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। कोई पदार्थ जो कैंसर के कारकों में से है वो कार्सिनोजन कहलाता है। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन है 104 क्वेश्चन नंबर, लैमार्क के उपर्जित लक्षणों की वंशागति सिद्धांत इस पुस्तक में प्रकाशित हुआ था। लैमार्क जो सिद्धांत था वो किस पुस्तक में प्रकाशित हुआ था? तो ये तो हम लोग जानते ही हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन है, फिलोसफी जूलॉजिक। ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, फिलोसफी जूलॉजिक में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन 105 नंबर क्वेश्चन है, आर्कियोप्टेरिक्स इनके मध्य की विलुप्त कड़ी है। तो आर्कियोप्टेरिक्स जो होती है वो सरीसृप एवं पक्षी वर्ग की मध्य की कड़ी थी। ठीक है, जो विलुप्त हो गई। ठीक है, तो आर्कियोप्टेरिक्स इज मिसिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड बर्ड। याद रखेंगे इसको। अगला क्वेश्चन है, कौन सी कोशिका अमर होती है? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पेपर में कई बार आ चुका है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान में रखेंगे, कौन सी कोशिका अमर होती है? तो जनन कोशिका जो होती है वो अमर होती है। जनन कोशिका अमर होती है। तो आपका ये ए नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 107 नंबर क्वेश्चन, AABB द्वारा निर्मित युग्मक के प्रकार होंगे। AABB द्वारा युग्मक युग्मक के प्रकार 4 होते, ये 4 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, असतत विभिन्नताओं का कारण है। असतत विभिन्नताओं का कारण है। तो असतत विभिन्नताओं का कारण उत्परिवर्तन होता है। यानी कि इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, उत्परिवर्तन। असतत विभिन्नताओं का कारण उत्परिवर्तन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, एक एकल अप्रभावी एलील लक्षण प्रारूपी प्रभाव उत्पन्न करेगा जब यह होता है। तो जब यह नर के एक्स गुणसूत्र पर यह प्रभावित करता है, यानी कि डी आंसर आपका राइट हो जाएगा, नर के एक्स गुणसूत्र पर यह प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रेड डेटा पुस्तक प्रकाशित की जाती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे। रेड डेटा पुस्तक प्रकाशित की जाती है। रेड डेटा पुस्तक IUCN द्वारा प्रकाशित की जाती है, यानी कि बी आंसर आपका राइट हो जाएगा, IUCN द्वारा। अभी कई बार एग्जाम में आपको ये पूछ दिया जाता है कि IUCN का फुल फॉर्म क्या होता है। बहुत सारे एग्जाम में ऐसे पूछे गए हैं और ये क्वेश्चन लगातार बने रहते हैं। हो सकता है कि आगे बायोलॉजी के क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिले। तो इस चीज़ को याद रखेंगे कि IUCN का जो फुल फॉर्म होता है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर इसका फुल फॉर्म होता है। आइए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक ए रुधिर समूह के पिता की संतान का ओ रुधिर समूह है, पिता का जीनी प्रारूप होगा। तो मैं चाहता हूं कि इस क्वेश्चन को आप लोग कमेंट में बताएं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा और अगले सेशन में मैं इस क्वेश्चन का आंसर भी डाल दूंगा या फिर मैं कमेंट करके बता दूंगा। तो इस क्वेश्चन को मैं छोड़ देता हूं। इस क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन देखेंगे 112 नंबर। उस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। ठीक है,
तथा वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रखनली शिशुओं के उत्पादन की तकनीकी में तो क्या होता है, प्रखनली शिशुओं के उत्पादन की तकनीकी में क्या होता है? तो निषेचन बाह्य एवं भ्रूण निर्माण आंतरिक होता है, निषेचन आंतरिक एवं भ्रूण निर्माण बाह्य होता है, निषेचन एवं भ्रूण निर्माण दोनों बाह्य होता है, निषेचन एवं भ्रूण निर्माण दोनों आंतरिक होता है। इसका पहला आंसर सही हो जाएगा, निषेचन बाह्य एवं भ्रूण निर्माण आंतरिक होता है। तो याद रखेंगे इसको। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, जन्म पूर्व विकारों का पता लगाने के लिए भ्रूण के आसपास स्थित तरल पदार्थ का उपयोग करने वाली तकनीकी को कहा जाता है। तो ऐसी तकनीकी को क्या कहा जाता है? तो ज़्यादा टाइम, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी मैं क्वेश्चन को कर रहा हूँ। तो ये बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इम्यूनोसेंटेसिस कहा जाता है। ठीक है। अंडाशय के जनन उपकला स्तर में होती है। अंडाशय के जनन उपकला स्तर में क्या होती है? तो इसमें होती है घनाकार कोशिकाएं। ठीक है, इसमें क्या होती है? घनाकार कोशिकाएं होती है, इसको याद रखेंगे और ये आपका पहला आंसर राइट हो जाएगा। तो अगले वीडियो में मैं आपको केमिस्ट्री का क्वेश्चन कराने वाला हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। अगला क्वेश्चन है, अमाशयी रस में नहीं पाया जाने वाला एंजाइम है। अग्नाशयी रस में नहीं पाने जाने वाला एंजाइम है, तो अग्नाशयी रस में कौन सा एंजाइम नहीं पाया जाता है? तो हम लोग देखेंगे, जो आप अपना जो ट्रिप्सिन है, ट्रिप्सिन भी पाया जाता है, लाइपेज भी पाया जाता है, न्यूक्लिएज भी पाया जाता है। तो यानी कि न्यूक्लियोटाइडेज नहीं पाया जाता है। न्यूक्लियोटाइडेज क्या होता है? नहीं पाया जाता है। तो अग्नाशयी रस में नहीं पाया जाने वाला एंजाइम क्या है? देखेंगे, न्यूक्लियोटाइडेज आपका सही हो जाएगा, यानी कि न्यूक्लियोटाइडेज नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मूत्र इस भाग में अल्प प्रसारी होता है। तो इस क्वेश्चन को देखेंगे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा दुरुस्त संवलित नलिका। इसमें जो मूत्र का भाग होता है वो अल्प प्रसारित होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, पुलमोनरी वेंटिलेशन गतियाँ इसके कारण होती हैं। जो पुलमोनरी वेंटिलेशन होता है उसकी गतियाँ किसके कारण होती हैं? तो बहुत लोग इसमें गलती करते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बहुत ध्यान से देखेंगे। तो बहुत लोग गलती करते हैं और आंसर मार देते हैं डायाफ्राम। तो देखेंगे कि डायाफ्राम इसका जो आंसर होता है वो गलत हो जाता है, कई लोग ये डायाफ्राम मार के गलत कर देते हैं। तो डायाफ्राम पे नहीं जाएंगे हम लोग, इसका राइट आंसर होता है कोस्टल मांसपेशिया एवं डायाफ्राम। ये इसका राइट आंसर है, कोस्टल मांसपेशिया एवं डायाफ्राम। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन उत्पादित होने का कारण है। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, हम लोग जानते हैं कि कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड से उत्पादित होता है। तो CO जो होता है कार्बन CO, तो इसको हम लोग राइट कर लेंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, तंत्रिका आवेग के पारित होने के दौरान, तंत्रिका आवेग के पारित होने के दौरान क्या होता है? ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसको हम लोग देखेंगे। तो इसमें बहुत लोग गलती ये करते हैं कि Na+ एक्सोप्लाज्मा से बाहर निकलते हैं। तंत्रिका आवेग जब पारित होते हैं तो Na+ एक्सोप्लाज्मा से बाहर निकलते, ये लोग गलत कर देते हैं। और ये हम लोग के लिए मतलब बहुत ही इजी क्वेश्चन होता है जो हम लोग गलत करके पेपर में चले आते हैं। तो इसको ध्यान देंगे, हमें गलत नहीं करना है। जो तंत्रिका आवेग जो पारित होता है वो Na+ एक्सोप्लाज्म में प्रवेश करता है। ध्यान रखेंगे कि ये Na+ प्रवेश करता है, बाहर नहीं निकलता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा पहला, Na+ एक्सोप्लाज्म में प्रवेश करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, परिपक्व एरिथ्रोसाइट्स ग्लूकोज का उपयोग नहीं कर सकती क्योंकि उनमें नहीं होता है। तो परिपक्व एरिथ्रोसाइट्स में क्या नहीं होता है? पहले तो ये देखेंगे, गोल्जी कॉम्प्लेक्स पाए जाते हैं, एंजाइम होता है, केंद्रक होता है, माइक्रोकांडिया नहीं होता है। और जिसमें माइक्रोकांडिया नहीं होता है वो ग्लूकोज का उपयोग नहीं कर सकता है। हम लोग इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, माइक्रोकांडिया। आगे क्वेश्चन देखेंगे, आस्कुलम, आस्कुलम इसमें पाया जाता है। तो आस्कुलम किस में पाया जाता है ये क्वेश्चन देखना है। तो आस्कुलम जो होता है वो स्पंज में पाया जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, आस्कुलम स्पंज में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आन्कोस्फीयर
किसके भ्रूण का नाम है? आन्कोस्फियर किसके भ्रूण का नाम है? तो आन्कोस्फियर जो होता है वो टीनिया जो होता है ना, उसी के भ्रूण का नाम होता है आन्कोस्फियर। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। मलेरिया परजीवी के एरिथ्रोसाइटिक चक्र में नहीं होता है। मलेरिया परजीवी के एरिथ्रोसाइटिक चक्र में नहीं होता है, तो उसमें देखिए क्या क्या होता है। तो सिग्रेंट रिंग पाया जाता है, साइटोजोन पाया जाता है, ट्रोफोजाइट पाया जाता है, ये सारी चीज़ें पाई जाती है। लेकिन उकाइनिट तो यार कहीं से नहीं लग रहा है, ये तो तुक्का मार के भी आप लोग लगा सकते हैं, लेकिन पेपर में हम लोग को तुक्का नहीं लगाना है, ये याद रखना है। हम लोग तैयारी करके जाएंगे और ये पेपर क्लियर कर देना हम लोग को। तो इसमें जो होता है ना उकाइनिट जो होता है वो मलेरिया परजीवी के एरिथ्रोसाइटिक चक्र में नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। काइटिन से बना बाह्य कंकाल इसमें पाया जाता है। जो काइटिन से बना बाह्य कंकाल होता है उसमें क्या पाया जाता है? तो आर्थ्रोपोडा। ठीक है, इसमें क्या पाया जाता है? आर्थ्रोपोडा। काइटिन से बना बाह्य कंकाल इसमें आर्थ्रोपोडा पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाइड्रा की देह में पाए जाने वाली गुहा होती है। हाइड्रा के शरीर में कौन सी गुहा पाई जाती है? तो सिलेंट्रोन पाई जाती है। ठीक है, वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है इसलिए थोड़ा वीडियो को मैं फास्ट क्वेश्चन बहुत जल्दी करा रहा हूँ, तो आप लोग ध्यान देते चलेंगे, थोड़ा फास्ट करते हैं इस चीज़ को। तो अगली क्वेश्चन है, कौन सी संरचना गुणसूत्र की आकृति बनाती है? ऐसी कौन सी संरचना होती है जो गुणसूत्र की आकृति बनाती है? तो ये इजी क्वेश्चन, ये सब लोग जानते हैं कि सेंट्रोमियर जो होता है वो गुणसूत्र की आकृति बनाती है। सेंट्रोमियर गुणसूत्र की आकृति बनाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल इसमें उपस्थित होता है। तो क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल जो होता है वो आंतरिक झिल्ली में उपस्थित होता है। किसमें होता है? आंतरिक झिल्ली में। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, आंतरिक झिल्ली। अभी अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। कोशिका भित्ति का इसमें अभाव होता है। कोशिका भित्ति मतलब किसमें पाया नहीं जाता, मतलब किसमें कम होता है, इस तरीके के क्वेश्चन आते रहते हैं क्वेश्चन में। तो माइकोप्लाज्मा में जो कोशिका भित्ति होती है वो बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है, या फिर कह लो कि नहीं पाया जाता है। तो 28 का आंसर आपका डी हो जाएगा। कोशिका भित्ति का अभाव माइकोप्लाज्मा में होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था कोशिका चक्र के इंटरफेज का भाग नहीं है? 129 का देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में आ चुका है, तो इसको नोट कर लेंगे आप लोग। अगर चाहें तो कॉपी पे नोट कर सकते हैं। 129 का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था कोशिका चक्र के इंटरफेज का भाग नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, एम फेज। एम फेज जो होता है वो इंटरफेज का भाग नहीं होता है। तो अगर आप लोग को कोई भी क्वेश्चन, मतलब कोई भी क्वेश्चन डाउटेबल लगे तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा, मैं रिप्लाई करूँगा उसको। और अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो 131 है, कौन सी पारिस्थितिकी इकाई अजैविक कारकों से न्यूनतम संबंधित है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, सहजीवी। बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, सहजीवी। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। शैवाल ब्लूम द्वारा जल को एक विशिष्ट रंग प्रदान करने का कारण है। शैवाल ब्लूम द्वारा जल को एक विशिष्ट रंग प्रदान करने का कारक है। तो उनके वर्णक जो होते हैं वही शैवाल को ब्लूम द्वारा जल को एक विशिष्ट रंग प्रदान करते हैं। उनके जो वर्णक होते हैं ना, उन्हीं के द्वारा जल का जो विशिष्ट रंग होता है वो बढ़ता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 132 का ए। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, एक संकर क्रॉस का जीनोटाइपिक अनुपात होता है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 1 संबंधी 2 संबंधी 1। ठीक है, इसमें कई बार हम लोग 3 संबंधी 1 मार देते हैं, ये रॉन्ग आंसर होता है, इसको ध्यान में रखेंगे। और एक संकर क्रॉस का जीनोटाइपिक अनुपात जो होता है वो 1 संबंधी 2 संबंधी 1 होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एम्ब्रियोफाइटा में सम्मिलित है। एम्ब्रियोफाइटा में क्या पाया जाता है? तो इस चीज़ को देखेंगे, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। और इसका आंसर बहुत ही ईजी होता है, लेकिन कई बार हम लोग बहुत बार गलत आंसर कर देते हैं। तो इसको हम लोग ध्यान से देखेंगे। एम्ब्रियोफाइटा में ब्रायोफाइटा पाया जाता है। ठीक है, एम्ब्रियोफाइटा में क्या होता है? ब्रायोफाइटा होता है। ठीक है, तो इसको गलत नहीं करना हम लोग को, सही मार्क आएंगे हम लोग। तो
अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है आवृतबीजी एक प्रारूपिक भ्रूणकोश बनाता है। आवृतबीजियों में एक प्रारूपिक भ्रूणकोश बनाता है, तो वो क्या होता है? तो देखेंगे ये जो भ्रूणकोश होती है 7 केंद्रिकाओं एवं 7 केंद्रकों का होता है, तो 7+7 का होता है। तो ये भूलेंगे नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा 135 का राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मृदुभिद पादपों में प्रलाभ इसका रूपांतरण होता है। ठीक है, मृदुभिद पादपों में प्रलाभ इसका रूपांतरण होता है, तो स्तंभ का रूपांतरण होता है। राइट आंसर हो जाएगा ए, स्तंभ का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। तो अगला क्वेश्चन है बीज प्रकीर्णन का पैराशूट क्रियाविधि पाई जाती है। बीज प्रकीर्णन की पैराशूट क्रियाविधि पाई जाती है टेरेक्सेक्कम में पाई जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, टेरेक्सेक्कम। ओके, अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक आलू के कंद की ऊपरी परत होती है, तो एक आलू के कंद की ऊपरी परत परित्यक्त होती है, अर्थात सी आंसर अपना सही हो जाएगा, परित्यक्त। ठीक है, तो 138 का आंसर सी सही है। अगला क्वेश्चन है एक नील हरित शैवाल जिसमें प्रचुर प्रोटीन होता है। एक नील हरित शैवाल जिसमें प्रचुर प्रोटीन होता है, उसे हम लोग स्पाइरुलिना कहते हैं। ये याद रखेंगे, 20 का राइट आंसर हो जाएगा स्पाइरुलिना। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है ब्रेड बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये तो हम लोग को पता ही है, ब्रेड बनाने में सेकोरोमाइसिस सेरेविसीई सी का प्रयोग किया जाता है, अर्थात सी आंसर राइट हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। कवकों की कोशिका भित्ति का मुख्य घटक है, तो कवकों की कोशिका भित्ति का मुख्य घटक क्या होता है? कई बार हम लोग इसमें बहुत इजी क्वेश्चन होता है, इसको भी हम लोग गलत करके चले आते हैं, हम लोग मार देते हैं पेक्टिन, लेकिन इसका आंसर राइट आंसर होता है काइटिन, तो इसलिए हम लोग पेक्टिन नहीं मारेंगे। इसको ध्यान में रखेंगे इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन अक्सर पेपर में आ जाते हैं। तो कवकों की कोशिका भित्ति का मुख्य घटक जो होता है वो काइटिन होता है। ठीक है, इसको हम लोग भूलेंगे नहीं, ध्यान रखेंगे। और अगली वीडियो में मैं केमिस्ट्री के 50 क्वेश्चन लाने वाला हूं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्यूनेरिया में कौन सी अगुणित संरचना है? फ्यूनेरिया में कौन सी अगुणित संरचना है? प्रोटीनीमा। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोटोनीमा। ठीक है, हम लोग ध्यान देंगे, प्रोटोनीमा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 143। कौन सा टेरिडोफाइट धान के लिए जैव उर्वरक के रूप में उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, एजोला। एजोला जो होता है ना, वो टेरिडोफाइट धान के लिए जैव उर्वरक के रूप में उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है साइकस की प्रलाभ मूल में इसकी कॉलोनी पाई जाती है। तो साइकस की प्रलाभ मूल में इसकी कॉलोनी पाई जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ओसिलिटोरिया में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। सिलेंसी कुल के अंडाशय में दोनों अंडक व्यवस्थित होते हैं, तो किसमें व्यवस्थित होते हैं? पार्श्वीय में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। शुद्ध जल में विलय को मिलाने में होता है, शुद्ध जल में विलय को मिलाने में धनात्मक जल विभव होता है। ये तो सबको पता है, बहुत इजी क्वेश्चन है, तो हम लोग सी को राइट कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कौन सा क्लोरोफिल का एक घटक है? 147 को हम लोग देखेंगे, कौन सा क्लोरोफिल का एक घटक है? तो मैग्नीशियम जो होता है वो एक क्लोरोफिल का घटक होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी आपका, मैग्नीशियम जो होता है वो क्लोरोफिल का घटक होता है। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन थोड़े फास्ट हो रहे हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो क्वेश्चन को फास्ट करना बहुत ज़रूरी है। प्रकाश संश्लेषण में कौन सी प्रकाश रेंज सबसे अधिक प्रभावी होती है? ये तो सबको पता है, लाल होती है, जो रेड कलर होता है वो, मतलब उसकी इफेक्टिव फोटोसिंथेसिस जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, तो इसीलिए 148 का सी हम लोग राइट कर देंगे। अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ईटीएस माइक्रोकार्डियल में स्थित होती है, तो ये जो स्थित होता है वो अंतर्झिली स्थल पे स्थित होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी आपका, अंतर्झिली स्थल। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे
गन्ने में शर्करा उत्पादन बढ़ाने के लिए उन पर छिड़कते हैं? ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार क्वेश्चन में पेपर में आ चुका है ये क्वेश्चन। तो इसको ध्यान रखेंगे तो ये जो पूछा है गन्ने में शर्करा उत्पादन बढ़ाने के लिए उन पर छिड़कते हैं, तो गन्ने में शर्करा उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या छिड़का जाता है, क्या मतलब किस चीज़ का प्रयोग होता है, तो उसमें होता है इथाइलिन। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। शुगर केन्स प्रोडक्शन ऑफ शुगर केन बी इंक्रीज बाई स्पेयरिंग विथ इथाइलिन। ओके, तो ये वीडियो हम लोग का यहीं ख़त्म होता है। हम लोगों ने 50 क्वेश्चन कर लिए। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा आपको और भी पार्ट चाहिए, मुझे बायोलॉजी के चाहिए आपको, या फिर केमिस्ट्री या फिर फिजिक्स, जैसे भी चाहिए मैं आपको ला के दूंगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और हमारे साथ बने रहें। अगला वीडियो जल्द ही मैं लेके आने वाला हूँ, तो देखा जाए तो कल शाम तक आ जाएगी वीडियो, एक और वीडियो आएगी चैनल पे, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।